भाई लोग, सच सच बताना, क्या आपने कभी कुछ चुराया है? हो सकता है आपने भाई बहन का फोन छिपके से गेम खेलने के लिए उठा लिया हो, या फिर स्टोर से बिस्किट का पैकेट चुरा लिया हो। ये छोटी मोटी गलतियां हैं यार। इतिहास में इतनी बड़ी चीजें चुराई गई हैं, उनके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब, बिस्किट के पैकेट की तुलना में एक पूरा घर, एक विशाल जहाज, यहाँ तक कि एक आसमान छूती इमारत चुरा लेना कितना बड़ा अपराध है। तो तैयार हो जाइए चोरी के इस महान कोर्स में दाखिला पाने के लिए, क्योंकि हम आज आपको बड़ी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो कि चुराई गई हैं। टैंक्स अलॉट। अगर मैं धरती पर किसी भी गाड़ी को चला सकता तो वो एक टैंक है। ये बड़ी होती है, डराने वाली है, और इनके आगे बड़ी बड़ी तोपें लगी होती हैं। मेरी राय में ये एकदम परफेक्ट वाहन है। शायद इनको चलाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होगी। ऐसे कोई भी इन युद्ध मशीनों को नहीं चला सकता। पर शॉन नेल्सन को यह बात किसी ने नहीं बताई थी। 17 मई 1995 की शाम को सैन डिएगो के लोगों ने सड़कों पर एक डरावना नजारा देखा। भाई लोग, सड़क पर एक टैंक चला रहा था। एक्स अमेरिकी मरीन शॉन नेल्सन ने कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड आर्मरी से एक M60A3 पेंटन टैंक चुरा लिया था और पड़ोस में तबाही मचा रहा था। M60A3 टैंक लगभग 31 फीट लंबा होता है और पूरी तरह से लोड होने पर 57 टन से ज्यादा वजन का होता है। सौभाग्य से इस टैंक में गोले नहीं थे, लेकिन फिर भी उस समय का सबसे बड़ा फायर ट्रक भी इस चलते फिरते राक्षस को रोकने के लिए काफी नहीं था। जैसे ही नेल्सन सड़कों पर तबाही मचाता रहा, उसने वाहनों को तबाह कर दिया, स्ट्रीट लाइट्स को कुचल दिया और बैरिकेड्स को रौंद दिया। सौभाग्य से कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर नेल्सन की खतरनाक सवारी तब रुक गई जब वो एक रोड बैरियर पर चढ़ गया और फंस गया। पुलिस ने हैच खोला और चोर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, लेकिन नेल्सन ने इनकार कर दिया। बस इतना कह देते कि वो इस निकालने की प्रक्रिया में जीवित नहीं बचा। खतरा टल गया था, लेकिन बात यह है कि उसने नेशनल गार्ड आर्मरी से टैंक चुराया कैसे। इतनी टाइट सिक्योरिटी, जो 8 फीट ऊंची चेन लिंक फेंसिंग से घिरी हुई थी, जिसके ऊपर घुसने वालों को रोकने के लिए 3 रो बार्डेड वायर लगी हुई थी। ऊपर से वहां सभी सैन्यकर्मी भी मौजूद थे। दरअसल उस रात आर्मोरी के गेट पर सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि कर्मचारी देर तक काम कर रहे थे। शाम 6:30 बजे नेल्सन बिना किसी टेंशन के कंपाउंड में घुस गया। एंट्री के बाद न सिर्फ एक दो बल्कि 3 अलग अलग टैंकों के ताले तोड़े और M60A3 को स्टार्ट किया। 6:45 बजे वो गेट तोड़कर बाहर निकला और अपनी तबाही का सिलसिला शुरू कर दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोगों के टैक्स वाला पैसा असल में कर क्या रहा है। एम्पायर स्टेट ऑफ क्राइम। हम हमेशा सुनते हैं चोरों के बारे में जो फोन, जेवरात और पैसे चुराते हैं। बोरिंग, बिल्कुल बेकार। क्या कहेंगे अगर कोई एक बिल्डिंग चुरा ले, और वो भी कोई मामूली बिल्डिंग नहीं। 2008 में न्यूयॉर्क डेली न्यूज ने अमेरिका की सबसे मशहूर इमारत चुरा ली, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। इससे पहले कि आप पूछें कैसे, 1400 फीट ऊंची इमारत को उठाकर नहीं ले जा सकते भाई लोग। इसके बजाय उन्होंने इसे अपने नाम कर लिया। कागजी कार्रवाई के जरिए न्यूज के पत्रकारों ने सिटी क्लर्क ऑफिस में फर्जी दस्तावेज जमा किए, जिसमें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को अपने नाम करने की मांग की गई थी। डीड में कंपनी का नाम था नीलोट्स प्रॉपर्टीज LLC, जो ध्यान से देखें तो स्टोलन को उल्टा लिखा हुआ है। अगर ये कम मजेदार लगा तो बता दूं, उन्होंने किंग कॉन्ग फिल्म की स्टार फे व्रे और मशहूर बैंक चोर विली सटन को गवाह और नोटरी के रूप में दर्ज किया। महज 90 मिनट के बाद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कानूनी तौर पर एम्पायर स्टेट लैंड एसोसिएट से न्यूज़पेपर की कंपनी के नाम हो गई। चिंता मत कीजिए, रिपोर्टर्स ने इस बिल्डिंग को अपना पर्सनल पेंट हाउस नहीं बना लिया। अगले दिन उन्होंने $2 बिलियन की इमारत को उसके असली मालिकों को लौटा दिया। अब सवाल यह है कि इस नाटक का मकसद क्या था। सबसे बड़ी वजह निकली एक बात साबित करने के लिए। न्यूज़पेपर ने शहर के रजिस्टर ऑफिस में एक बड़ी खामी को उजागर किया था। क्लर्कों को क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं होती थी, जिससे शहर के डीड्स, मॉर्टगेज और अन्य लेन देन के दस्तावेजों में काफी गड़बड़ी हो जाती थी। डेली न्यूज ने ऐसे कई मामले सामने लाए जहां अपराधियों ने मृत मकान मालिकों की पहचान चुराकर फर्जी प्रॉपर्टी डीड्स बनाई और हजारों डॉलर का मॉर्टगेज कैश लेकर फरार हो गए। बहुत बढ़िया। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मुझे न्यूयॉर्क सिटी रजिस्ट्री ऑफिस में वाह फैक्ट्स के नए ऑफिस के लिए कुछ फॉर्म भेजने भाई। ये चोरी की बातें मुझे नर्वस कर रही हैं। आप जानते हैं कि आपका माउस चुराने से पहले क्या करना चाहिए, है ना? लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा देना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या है। समंदर का किनारा गायब। मुझे समंदर के किनारे जाना बहुत पसंद है। पानी में तैरना, आइसक्रीम खाना, इलीगल सैंड ट्रेड के लिए पूरा बीच चुरा लेना। क्या कहा?
भाई लोग, 2008 में जमैका के ट्रे लेवनी में एक पूरा बीच रातों रात गायब हो गया। वाह, लगता है किसी को बहुत बड़ा सैंड कैसल बनाना था। इन रेत चोरों ने कोरल स्प्रिंग्स बीच से करीब 500 ट्रक भर के रेत उड़ा डाली। मजे की बात है कि कोई गवाह सामने नहीं आया, इसलिए यह रहस्य बना हुआ है कि ये रेत चुराई कैसे गई। चोरों ने इसे हाथों से चुराया होगा, जैसे घाना के ये सैंड माइनर्स करते हैं, या फिर बड़ी बड़ी खुदाई मशीनों से। एक खुदाई मशीन एक दिन में 1000 क्यूबिक यार्ड तक खोद सकती है, यानी 1000 हॉट टब्स के बराबर रेत। चोरी के बाद रेत का कोई पता नहीं चला। 1300 फीट जमीन गायब होने के कारण कुछ लोगों ने होटल कंपनियों पर उंगलियां उठाई। कुछ का कहना है कि इन कंपनियों ने अपने प्राइवेट बीच को बेहतर बनाने के लिए ये रेत चुराई, या फिर कंपटीशन को रोकने के लिए उनके रिजॉर्ट्स खुलने से पहले ही बीच को गायब कर दिया। दोस्तों, भ्रष्टाचार सबसे ऊंची स्तर तक पहुंच गया है। पुलिस और नेताओं पर बीच चोरों के साथ मिली भगत का आरोप लगा। क्या आप जानते हैं, रेत के चोर बड़े खतरनाक होते हैं। एक्टिविस्ट, पत्रकार और सरकारी अधिकारी जो उनके खिलाफ खड़े होते हैं, वो भी अक्सर रेत की तरह गायब हो जाते हैं। ये रेतीली चीज सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, ये सीमेंट, कंक्रीट और कांच बनाने का इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। दुनिया में रेत की कमी के कारण रेत माफिया एक्टिव हो गए हैं, जो नदियों, समुद्र तटों और छोटे द्वीपों को भी साफ कर दे रहे हैं, जीवों और उनके आवास को नष्ट कर रहे हैं। दुर्भाग्य से दुनिया की आधी आबादी बढ़ने और इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ने के साथ यह समस्या और ज्यादा बिगड़ने वाली है। और ये सब रेत के लिए? मुझे इस बात को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा भाई। बड़े जहाज की चोरी। जैसा कि कहा जाता है, जितना बड़ा होगा उतना ही जोर से गिरेगा। यही बात एक क्रूज शिप के साथ हुई जो 1985 में चुरा लिया गया था। यह था एचिले लाउरो, जो कोई मॉडर्न क्रूज शिप नहीं था। इटली का जहाज चौड़ाई में 82 फीट और लंबाई में विशाल 642 फीट था। और हम जैसे आम लोगों के लिए बता दें कि ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से भी लंबा था। ऐसी बड़ी चीज को कैसे चुरा सकते हैं? भाई लोग, आप इतने बड़े जहाज को उठाकर नहीं ले जा सकते। इसके लिए तो सैकड़ों हेलीकॉप्टर चाहिए होंगे, यहाँ तक कि इसे रास्ते से भटकाना भी ध्यान खींचेगा। इतना बड़ा है कि चुराया नहीं जा सकता, या शायद चुराया जा सकता है। 7 अक्टूबर को अलेक्जेंड्रिया से जहाज के रवाना होने के कुछ ही समय के बाद एक स्टीवर्ड को 4 आदमी मिले जो हेयर ड्रायर से अपनी मशीन गन से पेट्रोल साफ करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग यात्री बनकर आए थे, लेकिन असल में हाईजैकर थे जो जहाज को अपने कब्जे में लेने आए थे। पकड़े जाने पर वो तुरंत एक्शन में आ गए। डाइनिंग हॉल में घुस गए और दावा किया कि जहाज पर 20 हथियारबंद आदमी हैं। जहाज पर सिर्फ 97 यात्री थे, जिनमें से ज्यादातर बुजुर्ग या विकलांग थे। बाकी 651 टूरिस्ट अलेक्जेंड्रिया में सैर के लिए रुक गए थे, इसलिए 4 आतंकवादियों के लिए कुछ खास नहीं किया जा सकता था। हाईजैकर्स ने सीरियाई अधिकारियों से बात की और अपने जेल में बंद साथियों को छोड़ने और सीरियाई पोर्ट पर डॉक करने की अनुमति मांगी। सीरिया ने जवाब नहीं दिया। चीजें बिगड़ने लगी और 9 अक्टूबर को एक आतंकवादी कमांडर ने लाउरो को मिस्र में डॉक करने की व्यवस्था की। भागने की कोशिश में नाकाम होने के बाद अमेरिकी और इटली के अधिकारियों की मदद से आतंकवादी पकड़े गए और सजा सुनाई गई। लाउरो की किस्मत सेवा में लौटने के बाद भी नहीं सुधरी। 1994 में सोमालिया के तट पर इसमें आग लग गई और ये डूब गया। यार, मानो इस नाव पर तो बुरी किस्मत की लहर आ गई। पादरी का घर गायब। हम सभी को डर लगता है कि कोई चोर हमारे घर में घुसकर हमारा सामान चुरा ले जाएगा, लेकिन क्या होगा अगर चोर आपका पूरा का पूरा घर अपने नाम कर ले? 2021 में यूके के लूटन एरिया में कुछ ऐसा ही हुआ। माइक हॉल एक पादरी थे जो नॉर्थ वेल्स में अपने धार्मिक कामों को निभाने गए थे और लूटन के घर से दूर थे। अगस्त में अचानक उनके पड़ोसियों ने फोन किया कि उन्होंने उनके घर में एक अजनबी को देखा है। चिंतित होकर हॉल लूटन लौटे तो पाया कि उनकी फ्रंट डोर की चाबी अब ताले में फिट नहीं हो रही थी। एक अजनबी ने दरवाजा खोला और हॉल में जबरदस्ती अंदर घुस गए। अंदर जाकर पादरी ने देखा कि उनका लूटन का घर लुटा हुआ था, दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था। पता चला कि अजनबी एक बिल्डर था जो उनके घर की रेनोवेशन कर रहा था। उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी क्योंकि उन्होंने कोई बिल्डिंग वर्क ऑर्डर नहीं किया था। तभी कोई और व्यक्ति आया और उलझे हुए पादरी को बताया कि जिस घर में वो सब खड़े हैं वो उसका है और ये पादरी ही है जो बकवास कर रहा था। पता चला कि जब हॉल बाहर थे, चोरों ने खिड़की से घर में घुसकर ताले बदल दिए थे। फिर इन चालाक धोखेबाजों ने एक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस से पादरी की पहचान बदल दी, उनके नाम से एक फर्जी बैंक अकाउंट भी बनाया और सॉलिसिटर्स को फोन करके खुद को हॉल बताया। उन्होंने घर को 1,31,000 पाउंड में बेचने का निर्देश दिया, जो लगभग $1,50,000 था। घर के वास्तविक मार्केट वैल्यू से बहुत कम, ताकि ये जल्दी बिक जाए।
नतीजतन नए मालिकों के पास अब कानूनी तौर पर घर था और पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। कल्पना से भी परे लगता है ना? लेकिन जैसा कि मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ, मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और नए मालिक अभी भी घर को उसके वास्तविक मालिक को लौटाने से इनकार कर रहे हैं। हे भगवान, उस बेचारे पादरी को तो नरक जैसी जिंदगी जीनी पड़ रही होगी, है ना? स्कूल हुआ गायब। मानिए कुछ दिन हम सब चाहते हैं कि हमारा स्कूल बस गायब हो जाए, है ना? साउथ अफ्रीका के केपटाउन में उड्जिक सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए यह सपना सच हो गया। कहानी 2019 से शुरू होती है जब ये सेकेंडरी स्कूल, जो अमेरिकन हाई स्कूल के बराबर हैं, इसको अपने दरवाजे बंद करने पड़े। पड़ोस पर हिंसक गिरोहों का कब्जा हो गया था, लोगों को धमकाया जा रहा था और स्कूल बुरी तरह तोड़फोड़ का शिकार बन गया। उड्जिक ने सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे, लेकिन अपराधियों ने उनको भगा दिया और इलाका एक युद्ध क्षेत्र बन गया। स्टाफ और छात्र अक्सर क्रॉस फायरिंग में फंस जाते थे। साथ ही स्कूल की मरम्मत के लिए रखे गए पैसे भी खत्म हो गए, जिससे इसकी हालत बिगड़ दी गई और आखिरकार इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पहले के दिनों में स्कूल में एक ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया और 5 क्लासरूम ब्लॉक्स भी थे। तब से चोरों ने इमारत को ईंट ईंट करके लूट लिया। सिर्फ एक कंकाल छोड़ दिया जो कभी एक स्कूल था। गूगल अर्थ पर एक नज़र डालें और आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूल महज 6 महीने में गायब हो गया। खिड़कियां, बिजली के तार, प्लम्बिंग और ब्लैक बोर्ड्स सब कुछ लूट लिया गया। अफवाह है कि उन्होंने ईंटें 31 सेट में और हर खिड़की $6.23 में बेच दी। तो अगली बार जब आप स्कूल की शिकायत करें तो बस शुक्र करें कि वो गूगल अर्थ से गायब ना हो जाए। देवदार के पेड़ की चोरी। चलिए चलते हैं वैंकूवर आइलैंड, कनाडा, जहां पेड़ लोगों की तरह अच्छे हैं। कम से कम 2012 तक। उस साल मई में कारमना वॉलबरन पार्क के रेंजर्स को एक 800 साल पुराना लाल देवदार का पेड़ मिला, जिस पर एक अजीब सी कटाई का निशान था। पेड़ों में ऐसा कट आमतौर पर नहीं होता है ना। पेड़ के 9 फीट चौड़े तने का 80% हिस्सा कटा हुआ था और पार्क अधिकारियों ने तय किया कि पेड़ को खड़ा रखना असुरक्षित होगा, इसलिए उन्होंने इसे काट दिया। फिर उन्होंने पेड़ को प्राकृतिक रूप से सड़ने और जंगली जीवों का घर बनने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये एक चालाक योजना का हिस्सा है। जब अधिकारियों ने पेड़ को काट दिया तो वही अवैध लकड़हारे जिन्होंने पहले पेड़ को काटा था वापस आए और इसे टुकड़ा टुकड़ा करके ले गए। पुलिस को समझ नहीं आया कि चोर कौन थे और उन्हें पकड़ना मुश्किल था जब तक कोई जंबो साइज की लकड़ी की कलाकृतियां बेचना शुरू नहीं करता। चोरों ने जंगल की जमीन पर टायरों के निशान मिटा दिए, जिससे कोई भी सबूत ही नहीं बचा। एक पश्चिमी लाल देवदार 230 फीट से भी ऊंचा हो सकता है, इसलिए ये चोर कोई मामूली लकड़हारे नहीं होंगे। उन्हें भारी भरकम उपकरण और बड़े ट्रकों की जरूरत पड़ती। एक पिकअप ट्रक वाला लकड़ी बटोरने वाला इतने बड़े पेड़ को नहीं ले जा सकता। दुर्भाग्य से इस तरह की पेड़ों की चोरी आम होती जा रही है। 1853 से वैंकूवर आइलैंड के निचले इलाके के जंगलों का लगभग 90% हिस्सा, जहां सबसे बड़े पुराने पेड़ पाए जाते हैं, काट दिए गए। इन पेड़ों की चोरी की जड़ में क्या है? एक बड़ा वेस्टर्न रेड सीडर शेक्स शिंगल्स और विभिन्न लकड़ी के उत्पादों से हजारों डॉलर कमा सकता है। पार्क में बहुत कम आबादी और कुछ रेंजर्स द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है, इसलिए अपराधी बिना किसी रुकावट के अपनी चोरी कर सकते थे। आप जानते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भी बहुत सारे चोरी के मौके हैं। उन चोरों को वाकई अपनी सोच की शाखाएं बढ़ानी चाहिए। विशाल खरगोश की चोरी। अप्रैल 2021 में यूके के वुस्टरशायर के स्टाउल्टन में खरगोश पालने वाली एनेट एडवर्ड्स एक सुबह उठी तो देखा कि उनका प्यारा खरगोश डेरियस गायब हो गया था। अब डेरियस कोई साधारण खरगोश नहीं था, उसके पास दुनिया के सबसे बड़े खरगोश का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वो एक कॉन्टिनेंटल जाइंट खरगोश था जिसका वजन था 35 पाउंड और लंबाई थी पंजे से पंजे तक 4 फीट 3 इंच। यानी ये खरगोश एक बॉलिंग बॉल से 2.5 गुना भारी था और एक औसत 8 साल के बच्चे जितना लंबा। अपने इस विशाल आकार को बनाए रखने के लिए वो रोज 11 गाजर खाता था, यानी साल में 4000 गाजरें। मेरे साथ भी ऐसा ही है, बस गाजर की जगह बर्गर रख दो और साल की जगह महीना। एडवर्ड्स, जो कॉन्टिनेंटल जायंट नस्ल की विशेषज्ञ थीं, बहुत परेशान थीं। उन्होंने उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए $1200 का इनाम भी रखा, फिर इसे बढ़ाकर $2700 कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो किसने चुराया इस विशाल खरगोश को? एक विशाल लोमड़ी? शायद नहीं। एडवर्ड्स का मानना है कि डेरियस की चोरी मानव चोरों ने की थी। डेरियस के पिंजरे तक पहुंचने के लिए उन्हें पास के एक खेत से होकर गुजरना पड़ा होगा
और बोल्ट तोड़ने पड़े होंगे। विजिटर्स डेरियस के साथ फोटो खिंचवाने आते थे, इसलिए बहुत से लोग एडवर्ड्स के घर का लेआउट जानते थे। चोरों ने शायद उसे इसलिए टारगेट किया क्योंकि उसका पिंजरा दूसरे खरगोशों से दूर था, जिनकी कुत्तों द्वारा रक्षा की जाती थी, जिससे वो आसान शिकार बन गया। अपने प्राइम में डेरियस एक प्रजनन खरगोश था। हालांकि जब वो 12 साल की उम्र में चोरी हुआ तब वो इस सब के काम के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका था। इस विशाल खरगोश को कोई क्यों ही चुराना चाहेगा। चलिए एक परेशान करने वाला इंटरनेट थ्योरी बताता हूँ। अपने रिकॉर्ड तोड़ने वाले दिनों में डेरियस की कथित तौर पर $1.6 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। उसका अपना एक एजेंट था और वो एक बॉडीगार्ड के साथ यात्रा करता था। कॉन्टिनेंटल जाइंट खरगोश आमतौर पर सिर्फ 5 साल तक जीते हैं, इसलिए 12 साल की उम्र में डेरियस बस बूढ़ा ही नहीं बल्कि प्राचीन था। बहुत से इंश्योरेंस क्लॉज की तरह अगर कोई पालतू जानवर प्राकृतिक कारणों से मर जाता है तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर वो चोरी हो जाए या ऐसा लगे कि कोई गड़बड़ी हुई है तो आमतौर पर कुछ ना कुछ मिल सकता है। मैं कोई निष्कर्ष पर नहीं कूद रहा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस बूढ़े खरगोश के साथ क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। विशाल सिक्के की चोरी। मेरी जेब में हमेशा कुछ सिक्के खनकते रहते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि इस दानव को कैनेडियन बिग मैपल लीफ, ये विशाल सिक्का 1.2 इंच मोटा और 20.8 इंच व्यास का था, यानी एक डिनर प्लेट से 2 गुना बड़ा। ये शुद्ध 24 कैरेट सोने का बना था और इस एक का वजन था 22 पाउंड। कीमत थी $4.3 मिलियन। ये सिक्का बैंक को लूटने के लिए सचमुच काफी था। एक तरफ क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर थी, दूसरी तरफ कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक था, इसलिए इसका नाम मैपल लीफ पड़ा। 2007 में रॉयल कैनेडियन मिंट द्वारा जारी किया गया ये दुनिया का सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, जब तक 2011 में 1 टन का ऑस्ट्रेलियाई सिक्का इससे आगे नहीं निकला। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 2017 में बिग मैपल लीफ सिक्का, आप समझ ही गए होंगे, चोरी नहीं हो गया। ये बर्लिन के बोर्ड म्यूजियम में प्रदर्शित था, जब एक रात 4 बेहद खतरनाक चोरों ने अपनी चोरी को अंजाम दिया। 3 चोर पास की ट्रेन पटरियों पर चढ़ गए। एक सीढ़ी को पुल की तरह इस्तेमाल करते हुए वे तीसरी मंजिल की खिड़की से म्यूजियम में घुस गए, एक भ्रष्ट सिक्योरिटी गार्ड की मदद से। फिर चोरों ने बुलेट प्रूफ ग्लास केस को तोड़ा और एक व्हील बैरो और स्केटबोर्ड का इस्तेमाल करके सिक्के को ले गए। सच में एक स्केटबोर्ड? यार, मैंने सोचा था कि इतनी बड़ी चोरी के लिए एडवांस उपकरणों की जरूरत होगी, ना कि ऐसी चीजों की जो हर किसी के गैराज में मिल जाए। खैर, जांच शुरू की गई और चारों आदमी मिलकर आखिरकार गिरफ्तार कर लिए गए। तब पता चला कि उनकी कार में मिले सोने के कण और कपड़ों से जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि सिक्के को टुकड़ों में काटा जाता था, पिघला दिया जाता था और बेच दिया जाता था। एक और सुराग चोरों के फोन से मिला, जिनमें सोने के टुकड़ों को तोड़ने के तरीके सर्च किए गए थे। कोर्ट में 4 में से 3 आदमियों को दोषी पाया गया और जेल भेज दिया गया, जबकि चौथे को बरी कर दिया गया। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद इन चोरों को अकल ठिकाने आ गई होगी। स्फिंक्स की नाक की चोरी। गिजा का ग्रेट स्फिंक्स मिस्र का ऐतिहासिक प्रसिद्ध इमारत है। ये एक पौराणिक जीव को दर्शाता है जिसका शरीर शेर का है और चेहरा इंसान का। ये जितना भव्य है उतना ही रहस्यमय भी है। इसे किसने बनाया, इस बारे में किसी को पक्का पता नहीं है। हालांकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये चौथे राजवंश के राजा खफरे का काम था, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। लेकिन इससे बड़ा भी एक रहस्य है, इसकी नाक का क्या हुआ। किसी समय में इस विशाल मूर्ति की 3 फीट चौड़ी नाक थी, जब तक इसे जानबूझकर छेनी से काटकर चुरा नहीं लिया गया। सोचिए, किसी की नाक के नीचे से ही। ठीक है, छोड़िए। सालों से लोगों ने इसकी नाक के गायब होने के बारे में तरह तरह की थ्योरीज बनाई हैं। एक लोकप्रिय किंवदंती है कि 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिकों ने तोप से इसको उड़ा दिया। हालांकि ज्यादातर पुरातत्वविद इस मिथक को नकारते हैं, क्योंकि ये 1737 में डेनिश खोजकर्ता फ्रेडरिक लुई नॉर्डन के चित्रों के विपरीत है, जिन्होंने मूर्ति को बिना नाक के दिखाया है। एक और कहानी मोहम्मद साइम अल-दह की है। 1378 में उन्होंने देखा कि स्थानीय किसान अच्छी फसल के लिए स्फिंक्स को भेंट चढ़ा रहे थे। गुस्से में आकर अल-दह ने मूर्ति भंजन के रूप में चेहरे को काट दिया। इस थ्योरी को भी खारिज किया जा सकता है, क्योंकि शोध से पता चलता है कि नाक 3वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच चुराई गई थी, जो अल-दह की कहानी के लिए बहुत पहले की बात है। कुल मिलाकर हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि जानवर के नथुने का हुआ क्या। मैं तो बस हैरान हूँ कि 4000 साल से बिना नाक के से सांस लेने में परेशानी नहीं हुई होगी। शाही एम्बर रूम की चोरी। अब तक हमने घरों के गायब होने की बात की, लेकिन एक कमरे के बारे में क्या ख्याल है?
मैं किसी साधारण कमरे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एम्बर रूम की। इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। ये सोने की परत वाले कई शानदार पैनल थे जिन पर मोज़ेक का काम किया गया था। ये बहुत कीमती था। आज के अनुमान के मुताबिक इसकी कीमत 145 से 290 मिलियन डॉलर के बीच में होगी। मूल रूप से 1701 जर्मन बैरोक मूर्तिकार एंड्रियास शूटर ने इसे प्रशियन शाही दरबार के लिए बनाया था, जिसमें 6.6 टन एम्बर का इस्तेमाल किया गया था। सोचिए उससे कितने डायनासोर क्लोन कर सकते थे। आखिरकार ये बर्लिन सिटी पैलेस में प्रदर्शित किया गया, जो प्रशियन साम्राज्य के स्वामित्व में था, जो अब आधुनिक जर्मनी है। 1716 में फ्रेडरिक विल्हेल्म ने इस कमरे को पीटर द ग्रेट को दोनों देशों की दोस्ती के प्रतीक के रूप में उपहार में दे दिया। निश्चित रूप से 1755 तक कमरा रूस के लेनिनग्राद में कैथरीन पैलेस पहुंच गया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक द्वितीय विश्व युद्ध ने सब कुछ बर्बाद नहीं कर दिया, जैसा कि युद्ध अक्सर करता है। 1941 में जर्मन सेनाएं रूस में घुस गईं और लेनिनग्राद की तरफ बढ़ने लगीं। महल के क्यूरेटर्स ने कमरे को छिपाने की कोशिश की और इस पर सादा वॉलपेपर लगा दिया, लेकिन उनकी योजना असफल रही। आक्रमणकारी सैनिकों ने महल को लूट लिया और 36 घंटों में पूरा कमरा खाली कर दिया। पैनलों को क्रेट में भरकर कोनिग्सबर्ग किले में ले जाया गया, जहां कमरे को फिर से तैयार किया गया। जर्मन सरकार का मानना था कि चूंकि कमरा जर्मन निर्मित था, इसलिए ये जर्मनी में होना चाहिए। एम्बर रूम के लिए चीजें बेहतर नहीं हुई। 1944 में RAF के विमानों ने कोनिग्सबर्ग पर बमबारी की और कमरे को नष्ट मान लिया गया। हालांकि मूल कमरा हमेशा के लिए खो गया हो सकता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1979 में सोवियत सरकार ने कमरे की एक प्रतिकृति बनाने का काम शुरू किया, जिसमें सभी बारीक डिटेल्स शामिल थे। 24 साल बाद जर्मनी के आंशिक फंडिंग के साथ $11 मिलियन की लागत से प्रोजेक्ट पूरा हुआ। पुनर्निर्मित एम्बर रूम को फिर कैथरीन पैलेस में स्थापित किया गया। यह है कमरा जो अपने वजन के बराबर सोने का था, या फिर कहें एम्बर का। समंदर के डाकू का जहाज। जहाजियों, अब हम जा रहे हैं धोखेबाजी के खतरनाक समंदर में। माफ कीजिए, इस आवाज से थोड़ा गला खराब हो सकता है। दरअसल हम यहाँ आज सबसे शातिर समुद्री डाकू की बात करने जा रहे हैं। एडवर्ड टीच, या जैसा कि उसे ज्यादातर लोग जानते हैं, ब्लैक बियर्ड। 1710 के दशक के अंत में ब्लैक बियर्ड ने अपने जहाज द क्वीन एन्स रिवेंज पर अटलांटिक में आतंक मचा रखा था। जहाज चौड़ाई में 24.6 फीट और विशाल 103 फीट लंबा था। इसमें 40 तोपें लगी थीं, 124 चालक दल था और खजाने के लिए काफी जगह थी। सच कहूं तो ब्लैक बियर्ड की डरावनी प्रतिष्ठा उससे आगे चलती थी। Look at me, sure. I'm the captain now. और उसके ज्यादातर शिकार बिना लड़े अपना माल सौंप देते थे। ब्लैक बियर्ड ने फ्रांसीसी चालक दल के 10 सदस्यों को रखा और बाकी को आजाद कर दिया, जिनमें वो शामिल थे जिन्हें गुलाम बनाया गया था। शायद वो इतना बुरा नहीं था, लेकिन जून 1718 में क्वीन एन के लिए सब कुछ उलट पुलट हो गया जब जहाज नॉर्थ कैरोलिना के तट पर एक चट्टान से टकराया। ब्लैक बियर्ड ने जहाज को छोड़ दिया, सारा खजाना और अपने कुछ पसंदीदा चालक दल के सदस्यों को लेकर भाग गया। हालांकि कप्तान को उसी साल नवंबर में समुद्री डाकू शिकारियों के हाथों मौत मिली। उसके चुराए हुए जहाज का क्या हुआ, ये एक रहस्य बना रहा, जब तक 1996 में उसी इलाके में एक डूबा हुआ जहाज मिला। 15 साल से ज्यादा समय तक इसकी खुदाई और अध्ययन किया गया और 2011 में पुष्टि हो गई कि ये जनाब ब्लैक बियर्ड का ही जहाज था। बस इतना ही। दुर्भाग्य से मेरा रिकॉर्डिंग बूथ भी चुरा लिया गया। लगता है मेरे पास इस सीरीज का पार्ट 3 बनाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।